नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं लवीना राज और अब आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दों का महायुद्ध। आज मुद्दा युद्ध से ज्यादा युद्ध शांति का है, होना भी चाहिए। मसलन डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही सीजफायर की मियाद को बढ़ा दिया है। यानी कि जिस टकराव का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा था, यानी कि हर कोई ये सोच रहा था कि अब क्या होने वाला है, उस पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। लेकिन दिलचस्प यह है कि ये जो कहानी है वो यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि रिपोर्ट ये बता रही है कि जमीन पर हालात अभी भी पूरी तरह से सामान्य हुए नहीं है। और ये हो ही रहा था कि इस बीच एक और खबर मिल गई, जेडी वेंस पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। सवाल यह है कि ये इशारा क्या करता है? क्या कूटनीति के पर्दे के पीछे अभी बहुत कुछ चल रहा है? क्या सच में युद्ध टल गया है या ये सिर्फ और सिर्फ एक ठहराव है किसी बड़े घटनाक्रम से पहले? ये जवाब जान लेना आज बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए आइए आज इसी पर शुरू करते हैं मुद्दों का महायुद्ध। और अब जो खास मेहमान आज मेरे साथ मौजूद रहने वाले हैं उनसे आपका परिचय करा देती हूं। मेजर जनरल संजय सोई डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे, मुझे भी नजर भी आ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यूके देवनाथ सर, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। जब ये खबर हम सुन रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की मियाद को बढ़ा दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी में वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के कहने पर। अब मुझे आप ये समझाइएगा, ये बार बार पाकिस्तान का जिक्र क्यों हो रहा है? पाकिस्तान को हीरो बनाने की क्यों कोशिश हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, खास तौर पर? यूके देवनाथ सर। लवीना, देखो, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर शहबाज शरीफ ने बात की और इसीलिए वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ के रिक्वेस्ट पर इस युद्ध विराम को आगे बढ़ा दिया। मामला थोड़ा हास्यास्पद है। असली वजह वह बताना नहीं चाहते। असली वजह ये है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बहुत दबाव में थे कि इस युद्ध को जल्दी से रोका जाए। उनकी रिपब्लिकन पार्टी में थोड़ा सा हल्का फुल्का उत्तेजना कह लें या रिबेलियन कह दें शुरू हो गया है। रिपब्लिकन पार्टी के जो सीनेटर्स हैं उनको लग रहा है कि अगर इसी तरह से युद्ध चलता रहा तो आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी हार जाएगी और डेमोक्रेट्स जो है वो हावी हो जाएंगे। इसके अलावा लवीना, एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, एक टेक्निकल कारण है। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी में युद्ध चालू कर सकते हैं, लेकिन महज 60 दिन के लिए, ज्यादा से ज्यादा। और युद्ध चालू होने के 60 दिन के अंदर ही प्रेसिडेंट को अपना कांग्रेचुलर अप्रूवल लेना पड़ता है युद्ध को आगे जारी रखने के लिए। तो अगर हम सोचे, समझो 28 फरवरी की रात को अगर इन्होंने हमले शुरू किए थे तो 28 अप्रैल, 2 महीने होने वाले हैं, 60 दिन होने वाले हैं। तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को अपने कांग्रेस में जाकर सारे सेनेटर्स, डेमोक्रेट्स, ये तो मुश्किल हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहाँ लूप में रखा किसी को। सपोर्ट चाहिए होगा आगे युद्ध को जारी रखने के लिए, और वो जानते हैं ऐसा करना मुश्किल होगा। इसीलिए उन्होंने नाम ले लिया शहबाज शरीफ का, आसिम मुनीर का, और युद्ध बंदी को फिलहाल एक्सटेंड कर दिया। जी ठीक है, इसीलिए अब चूंकि समर्थन तो वहां मिलने वाला है नहीं डोनाल्ड ट्रंप को, तो इसीलिए जो पैंतरे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप अपना रहे हैं। संजय सोई सर, अब आप समझाइएगा, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसको खुद का तो कुछ होश नहीं है, वो खुद के मुल्क के साथ कैसे जस्टिस कर पाएगा वो जानता नहीं है। यानी कि खुद वो कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए इधर उधर जाता रहता है, और वही पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो मध्यस्थता करा रहा है या उसके कहने पर हमने सीजफायर बढ़ा दिया है। वो एक कहावत है ना, वो खाने को नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। तो मुझे तो पाकिस्तान की स्थिति वैसे लगती है। संजय सर। लवीना जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि खाने को नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। बिल्कुल सही बात है। देखिए, सबसे पहले तो एक सिलेक्शन, जो मीडिएटर, सो कॉल्ड मीडिएटर, वैसे मैसेंजर है, मीडिएटर तो किसी तरह से भी नहीं है, उसका सिलेक्शन ही गलत है। अगर बातचीतें फेल हो रही है तो अगर एक बातचीत करने के जो आप जहां पर एक जगह चुनते हो, एक कॉमन जगह होनी जहां दोनों जगहों पक्षों में भरोसा हो। यहाँ पर बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे ट्रम्प कह रहे हैं, आसिफ मुनीर तू उधर जा, तू ईरान जा, तू वहां बात कर, तू सऊदी से बात कर, तू यहाँ बात कर। इस जैसे वो भाग रहा है, वो ऑर्डर देते जा रहे हैं, वो भागता जा रहा है, पीछे पीछे भागता जा रहा है, और अल्टीमेटली रिजल्ट कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ ईरान भी समझ रहा है कि ये कोई बीच की बात नहीं कर रहे हैं, ये वन साइडेड बातचीत कर रहे हैं। आज
पाकिस्तान के जो अमेरिका के इशारों पर जो भी बात होती है, मैसेज होता है, वो आगे कन्वे कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि उन्होंने जो बीच में मैसेंजर चुना है, जो मैसेज देने वाला भी एक समझदार या उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि वो जिसके ऊपर दूसरा आदमी भरोसा करे ठीक बात लेके आया है। तो ये गलत हो गया। दूसरी बात देखा जाए कि दोनों में भरोसे की भी कमी रही है। ईरान और अमेरिका आपस में कोई भरोसा, जीरो भरोसा नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से अमेरिका, ईरान ने 24 घंटे के लिए हॉर्मुज खोला था, मेरे हिसाब से अमेरिका को तब थोड़ी देर के लिए ब्लॉकेड हटा देना चाहिए था। एक थोड़ा सा एक हिंट हो, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़े, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़े, तब थोड़ी बातचीत आगे होती है, तब थोड़ी सी सीज फायर की बात हो सकती है। लेकिन अगर दोनों ही पक्ष अड़े हुए हैं इस तरह से, हाँ। वो अगले दिन उनको नहीं बंद करती, तो फिर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। तो जैसे ग्रुप कैप्टन देवनाथ ने कहा था कि अमेरिका में ट्रम्प की पॉपुलैरिटी डाउन होती जा रही है। ये भी एक कारण है कि वो युद्ध अगर करते हैं तो युद्ध के खिलाफ है ज्यादातर लोग। तो एक तो टेक्निकल पॉइंट कांग्रेसनल का, और दूसरा 37 एनबीसी सर्वे के अनुसार 37% अप्रूवल रेटिंग रहेगी खाली, जो सबसे कम है। तो ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि ट्रम्प को अभी मजबूरी में, क्योंकि देश का प्रेशर, नेटो राइट। का प्रेशर, गल्फ देशों का प्रेशर, सबके प्रेशर में आके उन्होंने सीज फायर आगे बढ़ा, नाम ले लिया पाकिस्तान का। जी लवीना और जी। ये तो है ही, मतलब प्रेशर तो झेल ही रहा है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप खास तौर पर, और उसमें भी मीडिएटर बनाया पाकिस्तान को, और वेन्यू क्या चुना, इस्लामाबाद। तो यहाँ तो बात बन पाएगी, पहले दिन से ही इसको लेकर संशय था और यही हुआ। यूके देवनाथ सर, ऑन अ लाइटर नोट आई वांट टू आस्क यू दिस सर, कि जेडी वेंस नहीं जा रहे हैं, कहीं इस बात से तो वो नहीं हो गया कि पिछली बार वो वहां लात घूसे चलने की खबर आ गई थी, फिर ऐसे मार पिटाई वहां हो जाती, उन्होंने सोचा अपनी क्यों बेइज्जती कराएं वहां पर जाकर। काफी हद तक सत्य बात भी है। जेडी वेंस जब पिछली बार मीटिंग में गए थे तो अमेरिका में कुछ ऐसा माहौल चला, उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी में बहुत सीरियस ऑब्जर्वेशन उठाए गए थे कि जेडी वेंस का जो कंडक्ट था वहां पर वो प्रेसिडेंशियल नहीं था। लग नहीं रहा था कि वो अमेरिका जैसे महान देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कह दिया कि वो थोड़ा ज्यादा नरम थे, कुछ लोगों ने ये कह दिया कि वो ज्यादा ज्यादा ही एडवर्सरीज को ज्यादा सहन कर रहे थे, यानी थोड़ा सा आक्रामक होना चाहिए था। इससे हो क्या है, हो ये रहा है कि जैसे उन 2028 में वहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं और रिपब्लिकन पार्टी कोशिश कर रही थी कि शायद जेडी वेंस को पार्टी नॉमिनी बनाया जाए। तो अब लग रहा है कि जेडी वेंस की जो प्रेसिडेंशियल इमेज थी उसको थोड़ा धक्का लगा है, और शायद और किसी को रिपब्लिकन पार्टी प्रेसिडेंट कैंडिडेट सिलेक्ट कर ली। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो वार्तालाप हुआ, वेन्यू जो है बहुत कंड्यूसिव नहीं था। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो आम आवाम है उनकी जुबानी ईरान की तरफ है। आम जो पाकिस्तानी है वह अमेरिकन को पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका की जो नीतियां हैं वो ईरान के लोग खिलाफ है, ईरान के लोगों के खिलाफ है। और जनरली अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के जो रिलीजियस टीचर्स हैं उनको लगता है कि अमेरिका पूरी दुनिया में ही ऐसी कार्रवाइयां कर रहा है जिससे कि मुस्लिम धर्म का, चाहे शिया हो या सुन्नी हो, मुस्लिम धर्म को नुकसान पहुंच रहा है। और पाकिस्तान तो इजराइल को मान्यता भी नहीं देता है, रिकॉग्नाइज भी नहीं करता। और पाकिस्तान, इजराइल की तो कोई एम्बेसी भी नहीं है इस्लामाबाद में। सर, ये जो ईरान का शटअप मोड है, इसको भी जरा समझाइएगा। और मैं इसीलिए इसको कह रही हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ मर्जी कह दे, ईरान वहां से कहता है शट अप, आप गलत बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये जब तक दोनों तरफ से अग्रीमेंट नहीं होगा तो ये तो युद्ध खत्म होने जैसी या सीज फायर जैसी या कौन हार गया कौन जीत गया जैसी बात तो नहीं होगी ना। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे जी हम जीत गए, ईरान कह रहा है शट अप। संजय सर। बिल्कुल, ये तो वही बात है कि भैया आप अपने आप जो मर्जी बोलते रहो, अपने घर में बोलते रहो, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैंने इनको मार दिया, इनकी लीडरशिप को मार दिया, इनको सबको खत्म कर दिया। लेकिन कहता है कि ये अपने आप बोलता रहता है, अपने आप बातचीत, अपने आप से बातचीत करता रहता है। और लेकिन हमसे ना बातचीत की ना कुछ किया। तो ईरान शराब दे रहे हैं, देखिए कारण क्या है।
कारण क्या है कि इसके पीछे भरोसे का अभाव है। 2 बार पहले मीटिंग हुई, दोनों बार मीटिंग के दौरान उन्होंने हमला कर दिया। इस समय में ईरान चाहता है कहीं ना कहीं पक्का गारंटी हो, सुरक्षा की गारंटी हो। और जिस प्रकार से अमेरिका की डिमांड्स है कि आप बैलिस्टिक मिसाइल खत्म कर दो, आप न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर का एनरिचमेंट हमें दे दो, साथ साथ में हिजबुल्ला हुती को मदद देना बंद कर दो, तो ये उसको यानी कि उसका पंख पूरी तरह से काट दूंगा। उसको कहेंगे जमीन पर चुपचाप बैठा रहे, अगर मैं हाँ बोलूं तो हाँ कर, ना बोलूं तो ना कर। और अगर आपने संधि करनी है, सीज फायर के बाद साइन करना है, जब कह रहा है सीज फायर खत्म होगा, अगर तुमने साइन नहीं किया तो मैं तुम्हें बम्बार्डमेंट कर दूंगा, तुम्हारे पुल तोड़ दूंगा, तुम्हारे पावर हाउस उड़ा दूंगा, पूरे मटियामेट कर दूंगा। तो भैया किसी के कनपट्टी पे पिस्टल रख के अगर आप साइन करवाना चाहते हो तो उसका भी तो कहीं ना कहीं एक आत्मसम्मान है, कहीं ना कहीं उसकी बातचीत है। देश के अंदर को लोग तो उसको उखाड़ के फेंक देंगे अगर ऐसी सिचुएशन में वो लोग साइन करते हैं। ये अब क्योंकि इन्होंने सोचा नरम सरकार आ रही है, उल्टा हो गया और ज्यादा हार्डलाइनर आ गया, आईआरटीसी के कंट्रोल में सारा मामला है। तो ऐसे नहीं होता है। अगर आप बातचीत करना चाहो, थोड़ा तो भरोसा दो, राइट। थोड़ा तो एक कदम पीछे हटो। आप मान लीजिए उन्होंने हॉर्मुज बंद खुला था, तो आप भी ब्लॉकेड 24 घंटे लिए खोल देते, तो एक चीज आगे बढ़ती, दोनों को भरोसा होता। उधर से आप बिल्डअप करते जा रहे हो, धमकियां देते जा रहे हो, तो कह रहे साइन नहीं करा तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये तो जैसे गली में गुंडा होता है कि बेटे तू ये कर, नहीं तो तुझे मारूंगा, बहुत मारूंगा। तो ऐसे तो उनकी बातचीत चल रही है। और सुनिए तो सर, उसका और इस गली के गुंडे का दोस्त भी अगर ऐसा हो पाकिस्तान जैसा, तो फिर तो लड़ाई क्या ही सुलझेगी सर। बिल्कुल, वो तो पाकिस्तान तो ऐसे है ना कि जिसका कि खुद वजूद ही कुछ नहीं है, जहाँ पे वो चाहे तो वो सबसे पहले खुद भाग जाएगा पाकिस्तान तो। बिल्कुल। झगड़ा तो बढ़ते हुए। जी, ओके, देवनाथ सर, संजय सर मैं लौटूंगी आपके पास। देवनाथ सर ये समझाइए, अब इसी वॉर में हमें बात इजराइल की और वहाँ लेबनान की भी करनी होगी। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, देखिए लेबनान ये कह रहा है कि 1 इंच जमीन हम देंगे नहीं इजराइल को, लेकिन आई एम श्योर आईडीएफ ने जो मैप जारी किया है, आपने वो देख लिया होगा, उसमें कई ऐसे खाली पड़े हुए गांव हैं जिनको उस आईडीएफ ने उस मैप के जरिए अपना बताया है। तो अगर लेबनान कह रहा है कि 1 इंच जमीन यहाँ पर देंगे नहीं, तो फिर ये कैसे हो गया? मतलब ये विरोधाभास समझ में आ रहा है? इसको मुझे समझाइए, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर लेबनान में? हाँ, जब लेबनान के बीच में और इसराइल के बीच में अमेरिका में टॉक्स हुई थी, और 10 दिन का जो सीज फायर डिक्लेयर किया गया था, समझिए 17 अप्रैल को सीज फायर डिक्लेयर किया गया था, और तो 27 अप्रैल तक लागू होना चाहिए। तो उसमें ये तय किया गया था कि इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर हमले करना बंद कर देगा। तो इजराइल ने उसका मतलब ये निकाला कि इजराइल लेबनान के ऊपर, यानी जो प्रॉपर बेरूत शहर है या जो बेका वैली है, उन सब एरियाज पर बमबारी बंद कर देगा, जो कि पिछले 7-8-9 दिनों से इजराइल फॉलो कर रहा है। राइट। लेकिन इजराइल चतुराई से क्या कर रहा है, देखिए एक सब क्लॉज था जब ये साइन हुआ डील, तो उसमें एक सब क्लॉज था कि अगर इजराइल को लग रहा है कि हिजबुल्लाह कोई होस्टाइल एक्टिविटी कर रहा है, तो फिर इजराइल को राइट ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन के तहत हमला करने का अधिकार है। राइट। तो इजराइल क्या करता है कि इजराइल और लेबनान का जो बॉर्डर है, ब्लू लाइन, उसके उत्तर में एक नदी है लिटानी। तो ब्लू लाइन से लेकर लिटानी रिवर तक इजराइल कहता है कि अगर किसी ने हरकत की तो मैं मार दूंगा। तो वहां पर अगर कोई भी जमीनी हरकत होती है, कोई गाड़ी जा रही है, कोई बिल्डिंग में 5-10 लोग जमा हो रहे हैं, तो इजराइल तुरंत कहता है कि उनको इनपुट मिल गया है मोसाद से या शिन बेत से। शिन बेत बोल रही है कि वहां पर ये हिजबुल्लाह के लड़ाके वो तो आतंकवादी बोलते हैं, जमा हो रहे हैं, तो तुरंत एक एयर स्ट्राइक लॉन्च कर देते हैं। हाँ। इजराइल ने अपने हिसाब से इसको एक येलो स्ट्रिप का नाम दे दिया है, पीला एरिया। ब्लू लाइन से एक्चुअल बॉर्डर से उत्तर की तरफ 20-25 किलोमीटर का जो एक बेल्ट सा है। अब लेबनान ने कभी भी इसको ऑफिशियली मान्यता नहीं दी है। लेबनान अब भी दावा कर रहा है, अमेरिका के पास भी बोल रहा है, और लेबनान ने कहा कि जरूरत पड़ने पे वो यूनाइटेड नेशन भी इस मुद्दे को लेंगे कि इजराइल जो है दक्षिण लेबनान के सो कॉल्ड येलो स्ट्रिप को खाली करके वापस दक्षिण में आईडीएफ चला जाए इजराइल के अंदर। इस तरह की एक वाकया 2005-2006 में भी हुआ था, और उसके पहले 1982 में बेका वैली ऑपरेशंस के टाइम में भी हुआ था।
जब आईडीएफ मूव करते करते जमीनी रास्ते से उत्तर में बेका वैली तक और दक्षिण बेरूत तक पहुंच गई थी। राइट। बाद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत आईडीएफ ने पूरा दक्षिण लेबनान खाली करके वापस इजराइल में आ गई। ऐसा ही कुछ अब अगले 5-10 दिनों में होने वाला है। जी ठीक है। संजय सर, यहाँ देवनाथ सर ने समझा दिया इस वक्त लेबनान और इजराइल में क्या चल रहा है, लेकिन सर अगेन आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये जो सीज फायर, क्योंकि मेरे हिसाब से सीज फायर का मतलब ये है युद्ध विराम हो गया है, अब ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो युद्ध को बढ़ावा देती हो वो नहीं की जाएगी। दोनों तरफ से अगर अग्रीमेंट हुआ है कि युद्ध विराम हुआ है, तो फिर ग्राउंड पर जो बार बार खबरें आती हैं वो तो युद्ध विराम जैसी मुझे लगती नहीं है। आप ये समझाइए कि ये सीज फायर है भी क्या, मतलब जो इस वक्त जिसकी मियाद बढ़ा दी गई है। देखिए, ऐसा है कि अगर देखा जाए तो अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर एक्सटेंड किया गया है, वहां पे अमेरिका ने ब्लॉकेड जारी किया हुआ है। यानी कि अभी वो फायर नहीं कर रहे, लेकिन एक ब्लॉकेड भी तो एक सीज फायर के अगेंस्ट है हाँ, कि जहां पर कि आपने एग्जैक्टली। इकोनॉमिक हाँ। ब्लॉकेड कर दिया, सैंक्शन कर दिया, जो कि अनक्लॉज के खिलाफ है, यूनाइटेड नेशन रूल के खिलाफ है। रूल तो खैर किसी ने मानना छोड़ दिया है नवीना जी, इसमें तो सब भूल गए, यूएन वगैरह में ताला लगा देना चाहिए अभी। लेकिन वो भी एक एक्शन है। दूसरी बात, आपने शिप पकड़ लिया उनका, शिप आगे भी अगर शिप पकड़ लेंगे तो फिर किस बात का सीज फायर आ जाएगा। तो देखा जाए तो इस समय में जो ईरान का कहना है कि अमेरिका अपना बिल्डअप करता जा रहा है लगातार, अपने जो उनका काफी खाली हो गए थे स्टोर, जखीरे एंटी मिसाइल के और एंटी ड्रोन के जो सिस्टम थे, काफी उनका खत्म हो गया था, बॉम्ब्स और उनकी अपनी मिसाइल भी खत्म हो गई थी, उनको वो वापस भरे जा रहा है, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहे हैं और लगातार सेना भी बढ़ती जा रही है। तो ईरान को भरोसा नहीं, वो कह रहा आप सीज फायर तो आप एक छलावा कर रहे हैं जिसके बहाने में आप अपनी फौज बिल्डअप करें। ईरान ने भी आज देखिए डिस्प्ले किया है वहां पे तेहरान के पास में बड़ी अपनी लेटेस्ट मिसाइल्स को डिस्प्ले किया, जब खुर्रम और गदर मिसाइल को दिखाया कि हमारे पास अभी भी ताकत है, हमें कमजोर मत समझना। आज भी अपनी जनता भी लाखों लोग आए हुए थे, टीवी पे दिखाया और गल्फ कंट्रीज को बताया और साथ में अमेरिका को भी बताया कि अभी भी हमारे अंदर ताकत है और हम अभी भी हमारे तरकस में काफी तीर हैं, बाकी हैं अभी, आप वो मत समझो मैं कमजोर। तो ये सब चीजें दोनों तरफ से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, बिल्डअप चल रहा है, कमर कसी जा रही है, और ये इस बार बहुत ही फ्रेजाइल है, किसी समय भी टूट सकता है ये मतलब ये तो समझिए कि कहीं मौका लगा। लेकिन पॉइंट ये कि दोनों थक चुके हैं, अमेरिका भी नहीं चाहता कि सीजफायर टूटे और ईरान भी नहीं चाहता, लेकिन शर्तें ऐसी हैं जब दोनों मानने को तैयार नहीं। भाई एक का शर्त तो ऐसी रख लो जो दूसरे को एक्सेप्टेबल हो जाए, वो कोई एक भी शर्त ऐसी नहीं है। तो यहाँ पे बड़ा एक पेच फंसा हुआ है लवीना जी। बिल्कुल। और इसीलिए सवाल ये है कि ये जो पेज फंसा हुआ है ये सुलझेगा कैसे। आप मीडिएटर रख रहे हैं पाकिस्तान को, आप वेन्यू रख रहे हैं इस्लामाबाद, मतलब वो जिसके खुद के कुछ हाल नहीं है वो क्या आपका समझौता, क्योंकि मीडिएटर की भूमिका क्या होती है देवनाथ सर, यही ना कि भाई दोनों को एक टेबल पर लाए, समझौता कराए कि जी आप ये वाली बात मानिए, आप ये मानिए, यही होता है। आप कहीं पर भी ले लीजिए। लेकिन पाकिस्तान, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप उसको हीरो बताने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। खैर, अब मुझे समझाइए देवनाथ सर कि क्योंकि ये पूरी लड़ाई अगर इसके मूल में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं तेल की नजर आती है। मैं हमेशा इस पूरे वॉर में समझती हूँ कि अगर वहां आलू उग रहा होता तो कोई इसको लेकर लड़ाई नहीं करता, ये सारी तेल की ही लड़ाई है। अब ये जो युद्ध है वो तेल के लिहाज से पूरी दुनिया को, अब आप क्या समझा सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्योंकि कई सारे देश हमने ऐसे देखे जहां पर इमरजेंसी जैसी स्थिति तक हो गई। हॉर्मुज का क्या होगा, ये समझाइए सर। लवीना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पूरी लड़ाई असल में तेल की लड़ाई है। अमेरिका ने बहुत कोशिश करके दुनिया भर में जितने जगह पर जिन देशों में कच्चा तेल होता है उन पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया है। सऊदी अरेबिया और गल्फ के सारे कंट्रीज को 50 साल पहले, 40 साल पहले ही अमेरिका ने अपने वश में कर लिया था। राइट। वेनेजुएला ने हमने देखा क्लासिक केस है, जहां मदुरोई को तो उठा के ही ले गए, हाईजैक करके ले गए अमेरिका। दुनिया भर में कच्चे तेल की एक बहुत व्यापक समस्या हो रही है। जो एशिया के देश हैं वो गल्फ से कच्चा तेल जो मंगाते थे उसमें ज्यादा निर्भर है। गल्फ से अमेरिका कच्चा तेल बहुत कम मंगाता था, 1%, 2%, और गल्फ कंट्रीज से यानी स्टेट ऑफ हार्मुज से यूरोप को भी कच्चा तेल कम ही जाता है, 4%, 6%। लेकिन एशिया के सारे देश अपनी जरूरत का 40% से 60% कच्चा तेल गल्फ कंट्री से ही मंगाते थे। तो आप देखिए इसका इफेक्ट दिख रहा है। जो
फिलीपींस है, थाईलैंड है, वहां पे पेट्रोल डीजल की कीमत डबल हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में भी कच्चे तेल की शॉर्टेज इतनी हो गई है कि फाइनल प्रोडक्ट्स जो हैं, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इन सब का प्राइस करीबन 30% बढ़ गया है। राइट। अमेरिका में भी अगर आप देखें तो गैस की कीमत जो है $3 से बढ़कर $4 हो गई है। यूरोप से अब रोज रोज खबरें आ रही हैं कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो कि हवाई जहाज के लिए इस्तेमाल होता है, महज 6 हफ्ते का स्टॉक बचा है। ऐसे में अमेरिका को बहुत जल्दी ही दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो है कि वो खुद भी गल्फ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का ब्लॉकेड हटा दे और ईरान को भी एक मौका दे। ईरान तो कह रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलने के लिए तैयार है, बशर्ते अमेरिका भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल दे। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अमेरिका के जो दोस्त हैं, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, इनको दबाव डालना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप पर। जी ओके, ठीक है। संजय सर, इसीलिए सवाल ये है कि हॉर्मुज का क्या होगा। जैसा देवनाथ सर ने बताया कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जिस पर डोनाल्ड ट्रंप को भी मानना पड़ेगा, उसी के बाद ये समझौता भी हो पाएगा। लेकिन सर, ये सवाल है और ये बार बार पूछा जाता है, रशिया, चाइना, मतलब इस युद्ध में हर किसी ने अपना फायदा देखा है क्या? वो लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल रविंद्र जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कैप्टन देवनाथ ने बताया, उससे ये अगला चीज यहीं पे आ जाती है कि इसका ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है। देखिए, एक तो गल्फ कंट्रीज पर भी पड़ रहा है, खरीदने वालों के अलावा जो बेच रहे हैं उनका माल नहीं बिकेगा, उनकी इकोनॉमी तो इस पे है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा अगर ईरान जाता है और अमेरिका की लाइन पे साइन करता है तो नुकसान चाइना और रशिया को होगा। राइट। यही कारण है कि अब देखिए, ये जो अमेरिका का ब्लॉकेट लगा है, चाइना को काफी तंगी हो रही है। चाइना तकरीबन ईरान से 90% लेता था। चाइना का 40% जो तेल है ईरान से या यहाँ से आता था, जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा। और अमेरिका का जो एक्शन है, कई बार मैं ये भी कई जगह बोला, आपके यहाँ भी 2-3 बार बोला है कि ये स्ट्रेटेजिक एक्शन है कि चाइना के पर कतरने वाली बात है। वेनेजुएला में चाइना अपने पैर पसार रहा था, वेनेजुएला को उन्होंने चेंज कर दिया, सरकारी बदली कर दी। यहाँ पे ईरान में चाइना का $400 बिलियन और तेल ले रहा था। और मध्य पूर्व में जो गल्फ की कंट्रीज है, वहां भी चाइना अपने पैर पसार रहा था, उनके भी पर काटने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यहाँ सरकार बदली जाती। रशिया का भी ईरान एक बहुत बड़ा दोस्त है, क्योंकि रशिया को ईरान ने शाइन ड्रोन वगैरह जब यूक्रेन युद्ध में बहुत मदद की। अभी भी रशिया का काफी डिफेंस का सामान यहाँ पे आया हुआ है। इंटेलिजेंस दोनों ही देश दे रहे हैं, जिसकी वजह से पिन पॉइंट अटैक कर पाया ईरान। तो ये दोनों देश नहीं चाहते कि अगर चाहते हैं कि शांति हो, लेकिन अमेरिका की कंडीशन पर वो शांति नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ईरान पेशेंस है, ईरान कहता है मैं तो युद्ध लंबा खींच सकता हूँ। अमेरिका डेस्परेट है, गल्फ देश डेस्परेट है, यूरोप डेस्परेट है, बाकी देश डेस्परेट है कि जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म हो। तो यहाँ पर अगर ये चाइना और रशिया नहीं चाहेंगे कि ईरान उनके हाथ से जाए, क्योंकि ये जाता तो पहले सीरिया चला गया, उसके पहले इजिप्ट और लीबिया भी उनके साथ होते थे। ये जाता तो उनका एक महत्वपूर्ण पावर गल्फ कंट्रीज में चला जाएगा, जो किसी भी तरह से वो नहीं चाहेंगे। लवीना जी। एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग संजय सर, कि कोई ये चाहता है कि युद्ध जारी रहे जिससे कि उसका फायदा होता रहे। आपने मतलब अगर मैं कंक्लूड करके बताऊं तो ये जरूर हमें समझ में आ गया। देवनाथ सर, अब ये आप समझाइएगा, आखिर में मेरा छोटा सा आपसे सवाल है, ये जो शांति की बार बार बात की जा रही है वहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये सच में शांति है या ये दुनिया को इल्यूजन में रखा जा रहा है शांति के नाम पर? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और उन जब ऐसे बोलते हैं, असल में उनका तात्पर्य है मेक डोनाल्ड ट्रंप ग्रेट फॉर एवर। वो अपनी लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। एक समय था जब अमेरिका में एक महान राष्ट्रपति पैदा हुआ था, जिसका नाम था वाह डोनाल्ड वाह ट्रंप। वाह वाह, कितना, हाँ। जी। हम्म। लवीना जी, हो क्या रहा है ये समझना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है और अमेरिका में तो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, और उसका नियम नंबर 1 है कि आप अपने कंपटीटर को खत्म कर देते हैं। इस तरह के कई सारे गेम्स भी हमने बचपन में खेले हैं, जिसमें ध्येय होता था कि खेलते खेलते अपने कंपटीटर को एलिमिनेट कर देना है, पूरी तरह से शय और मात देनी है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कोशिश करते हैं, रियल स्टेट बिजनेसमैन है, प्लॉट खरीदते थे, बेचते थे, होटल खरीदते हैं, बेचते हैं। तो उनका एक बड़ा स्टैंडर्ड तरीका है कि दुनिया के देशों से इस तरह से डील करो
जैसे कि एक होटल को खरीदते समय या बेचते समय खरीदते हैं। यानी ऐसे बयानबाजी दो ताकि दूसरे के देश की इज्जत कम हो जाए, दूसरे देश का जो कारखाने हैं, शेयर मार्केट है, वो क्रैश हो जाए, और फिर इस तरह के बयान दो कि खुद की बड़ाई हो जाए। इससे क्या होता है, वो अपने लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट्स तैयार कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, डोनाल्ड ट्रंप और उनके फैमिली की जो प्रॉपर्टी है, इन ईरान का युद्ध, वेनेजुला का युद्ध, यूक्रेन के युद्ध में, ये सब करते 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 उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो फ्रेंड्स का सर्कल है, और रिपब्लिकन पार्टी के जो धनाढ्य लोग हैं, उनकी संपत्ति में सबके इतना इजाफा हुआ है। किसी की संपत्ति 100% बढ़ गई है, यानी डबल। अच्छा, किसी की 200% बढ़ गई है, यानी 3 गुना। डोनाल्ड ट्रंप के अपने बेटे, सन इन लॉ, इनकी प्रॉपर्टी बढ़ते बढ़ते 3-4 बिलियन डॉलर से बढ़ते बढ़ते 7-8 बिलियन डॉलर हो गई है। तो वह कि उसी तरह से ईरान के युद्ध में या दूसरे देशों के साथ युद्ध में जीते। भारत और चीन को भी उन्होंने चैलेंज किया था, अभी भी चैलेंज कर रहे हैं। तो वो जीते हैं, उनके लिए एक एड्रेनलिन किक आता है जब वो किसी देश को चैलेंज करते हैं और उसको डगमगाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि लुढ़क जाएगा, नहीं तो सहारा चाहिए तो मेरे कदमे पे आके बैठ जा, घुटने पे आ जा, मेरे पास आ जा, मेरे चरणों पर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। ये है उनकी एकमात्र पॉलिसी। जी संजय सर, ये बहुत हैरान करने वाला भी है, लेकिन इसी पर मेरा सवाल आपसे सर, आखिरी सवाल ये है, अगर वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन चाहते हैं, अगर वो डोनाल्ड ट्रंप को ग्रेट बनाना चाहते हैं कि एक राष्ट्रपति हुआ था, वाह वाह क्या उन्होंने काम किया, कितने देशों का युद्ध रुकवा दिया, लेकिन असल इमेज तो पता चल रही है ना, अपने ही मुल्क में उनकी जो छवि है वो खराब हो रही है। एक सर्वे होता है जिसमें मालूम चलता है कि लोग नहीं चाहते हैं वो युद्ध करे, तो यानी कि अपनी छवि चमकाने के लिए दुनिया को झोंक दो युद्ध की आग में, ये कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए लवीना जी, ऐसा है जैसे देवनाथ कहते हैं, उनका अपना पैसा बढ़ गया, लेकिन अगर आप देश के एंगल से सोचो, आज अमेरिका के एंगल देखिए, आज नेटो के सारे देशों ने किनारा कर लिया उनसे। आज गल्फ के देश किनारा करने की कोशिश कर रहे हैं, यूएई ने कह दिया कि भैया हम आपके चक्कर में हम मर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सोचिए अगले 2-4 साल के बाद अमेरिका का जो डाउनफॉल एक राष्ट्रपति की वजह से, कह रहे हैं कि राष्ट्रपति याद करेंगे, बिल्कुल याद करेंगे लोग, चाहे अच्छे के लिए याद करें, खराब के लिए याद करें, लेकिन जो डाउनफॉल शुरू हो गया है, और ये स्पेस कौन भर रहा है वहां पर, जो मध्य पूर्व और यहाँ पर, वो चाइना तैयार बैठा हुआ है। चाइना इस समय में बातचीत कर रहा है सऊदी से, यूएई से, वो बातचीत कर रहा है ईरान से, ईरान को मदद दे रहा है, और नेटो कंट्रीज के साथ भी उनका कहना है ईयू के साथ बिजनेस काफी ज्यादा है। तो देखा जाए नेटो अपने, तो यहाँ पर ट्रंप की प्रॉपर्टी बढ़ गई होगी, लेकिन अमेरिका का जो रेटिंग है, अमेरिका के ऊपर जो भरोसा है, जो ट्रंप के ऊपर भरोसा है, मेरे ख्याल से वो 0 या माइनस आ चुका है लवीना जी। ओके और सर इसीलिए हाल ही में एक चर्चा हो रही थी, उसमें कहा जा रहा था कि अगली बार जो अगर डोनाल्ड ट्रंप के अलावा जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसको तो समेटने में ही बड़ा वक्त लग जाएगा। जितना फैला दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको समेटने में बाकी राष्ट्रपति को बड़ा वक्त लग जाएगा और दुनिया उसी नजर से देखेगी। न जाने कितने साल लग जाएंगे उस अमेरिका को एक बार फिर से उसी छवि पर आने में। बहरहाल सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जब सीज फायर की मियाद बढ़ाई जाती है, ये खबर आती है, तो उसके मायने क्या है वो दर्शकों को बताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।